प्यारे बच्चों, LGR स्टडी ITI के YouTube चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को ही करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, यानी कि उसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना रहे। तो ऐसे ही प्रश्न को करेंगे तो आप सभी बच्चे बिल्कुल कंसस होकर के क्लास को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार से देखेंगे ताकि आपके एग्जाम तक ये क्या रहे, बिल्कुल माइंड में घूरते रहे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे यदि सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, और यदि आपके कोई साथी ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो उनका भी एग्जाम है तो आप उन पर एक बार क्या करेंगे, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से शेयर कर देंगे ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और एक अच्छा रैंक ला करके अच्छी कॉलेज और अच्छा ट्रेड ले करके क्या करें, अपने जो मन की इच्छा है उनको पूरा कर सके और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सके। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, यह गुलाम था जो अपनी कहानियों फेबल्स के लिए प्रसिद्ध हुआ। कौन सा गुलाम था जो अपनी कहानियाँ जो है उनकी जो कहानियाँ थी फेबल्स नाम की, उसके लिए वो प्रसिद्ध हुआ। ये गुलाम कोई और नहीं था भाई साहब, ये इसफ था। कौन था? इसफ इनका नाम था जो अपनी कहानियाँ फेबल्स के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो बी जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं इसका बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आपके माइंड में, क्योंकि इतने दिनों से आप सभी बच्चे तैयारी किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे आंसर करते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और बिल्कुल आपके माइंड में जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सेट रहेगा। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यह स्थान ब्रिटेन के संसदीय गणतंत्र का प्रतीक बन गया। कौन सा स्थान है जो ब्रिटेन के संसदीय गणतंत्र का प्रतीक बन गया? तो ये स्थान जो है इसका नाम कहा जाता है वेस्टमिंस्टर। क्या? वेस्टमिंस्टर इसका नाम है। तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन विजयनगर राज्य की राजधानी कौन सी थी? प्राचीन विजयनगर राज्य की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है भाई साहब वो थी हम्पी, और इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था 1336 में। कब? विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो इसलिए इसका बी फिलहाल आप परफेक्ट आंसर मान लीजिए, लेकिन क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से आ सकता है, तो इन सब बातों पर आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह शहर जो है गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। निम्नलिखित जो आपके सामने ऑप्शंस है इनमें से कौन सा सिटी ऐसा है जो गंगा नदी के किनारे पर जो है वो नहीं बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो चलिए आपको बता दें कि गंगा नदी के किनारे पर जो मुख्य शहर बसे हुए हैं उनमें से कौन कौन सा शहर है। कानपुर है, कानपुर यहाँ पर है। वाराणसी जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद हरिद्वार भी है, उसके बाद आगरा जो यहाँ पर है, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो सी इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक यदि आप LGR स्टडी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम फिर से एक अच्छा क्लास लेकर के आ सके, क्योंकि अब जो है टाइम तो ज़्यादा है नहीं, कुछ घंटों का वक्त है। तो ऐसे में जितना हेल्प हो सके LGR स्टडी की टीम की तरफ से आपको हम सभी मिल करके करेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यह शहर गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल पर स्थित है। यह शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको बतानी है। तो चलिए फटाफट से आप सभी बच्चे आंसर करेंगे कि कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये जो है इलाहाबाद है। कहाँ है? इलाहाबाद शहर है जो कि यूपी में स्थित है। अब जो है ये जो है सरस्वती के अस्तित्व में, इसे हम सरस्वती के अस्तित्व में पहले ये थी, लेकिन अब जो है ये क्या है भाई साहब, सरस्वती अस्तित्व में नहीं है, हम यमुना के नाम से ही जानते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसने प्रसिद्ध जासूसी चरित्र हरकुले पोयरो की रचना की? जासूसी चरित्र हरकुले पोयरो ये जो है एक प्रकार का क्या कहते हैं, इसे कंसेप्ट कहते हैं। जासूसी कंसेप्ट जो था हरकुले पोयरो की रचना किनके द्वारा की गई? किनके
द्वारा की गई। तो चलिए आपको बता दें कि इसकी रचना जो की गई थी अगाथा क्रिस्टी के द्वारा की गई थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगाथा क्रिस्टी कहे तो सी जो होगा इसका आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, यह देश मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहलाता है। कौन सा देश है जो मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि कहलाता है, यानी कि मध्य रात्रि कहे तो बीच का जो मिड नाइट जो होता है, मिड नाइट, उसके सूर्य की भूमि कहलाता है क्या? सन ऑफ लैंड कहलाता है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो तो हम बताएंगे, और क्यों होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मध्य रात्रि में भी क्या होता है? सूर्य दिखाई पड़ता है। मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मध्य रात्रि में भी सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है, तो नॉर्वे में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल अच्छा आंसर है, तो सी इसका बिल्कुल फिलहाल परफेक्ट आंसर होगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन आपका जो है यह ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? आरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, कैटसिकल या फिर फूजियामा। तो फूजियामा जो है ये जो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, और ये जो है जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। जापान में स्थित है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यदि कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है। और हमें आशा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑप्शन डी को चूज करेंगे, और जो भी बच्चे आंसर करने से चूक रहे हैं वो आंसर करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। यदि आप आंसर करते हैं तो आपका रिवीजन बिल्कुल 100% होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जैसे ही आप आंसर करेंगे आपका आंसर गलत होगा। ओहो, मेरा आंसर गलत हो गया, ये आंसर होना चाहिए था, रिपीट हुआ। आंसर यदि आपका सही हुआ, ओह मेरा आंसर सही हुआ, मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, यही इसका आंसर होगा। तो फिर देखिए रिपीट हुआ। तो इसी प्रकार से आप सभी बच्चे आंसर करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो डी इसका फिलहाल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हुआ। हम अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और 9वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी कहाँ है? ये आप सभी बच्चों को पता होगा कि थिम्फू जो है भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी थिम्फू है। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा भाई साहब। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एबोला विषाणु यहाँ पर सर्वप्रथम पाया गया है। एबोला विषाणु क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि ये सबसे पहले जो है कांगो में पाया गया, और इस विषाणु के संक्रमित होने से ये विषाणु जो है यदि किसी में संक्रमण हो जाता है, संक्रमित होता है किसी व्यक्ति में, तो नसों में जो है क्या होता है, नसों से जो है उसका खून बाहर आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? जैसे हम सभी का नस है तो इससे खून बाहर आना शुरू हो जाता है। किस विषाणु के कारण? एबोला विषाणु के कारण। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जो नहीं कर रहे हैं वो एक बार क्या करेंगे, अच्छी तरीके से गौर करेंगे। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्टॉकहोम इस देश में है। स्टॉकहोम किस देश में है? स्टॉकहोम की बात करें तो ये स्वीडन में है। कहाँ स्थित है? स्वीडन में स्थित है। तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि स्वीडन में स्टॉकहोम स्थित है। स्वीडन में स्टॉकहोम स्थित है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लैंड की रानी कब भारत की महारानी घोषित की गई? इंग्लैंड की रानी कब भारत की महारानी घोषित की गई? तो चलिए इंग्लैंड की रानी जो थी, क्वीन जो थी, क्वीन विक्टोरिया, ये जो है 1877 में केसर ए हिंद की उपाधि धारण की, और ये जो है भारत की इसी प्रकार से भी महारानी बन गई। क्या बन गई? केसर ए हिंद की उपाधि धारण करने के बाद ये जो है भारत की महारानी बन गई। और कब? 1877 में। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा, और ये क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब? भारत का संविधान किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ एवं अंगीकृत किया गया? तो चलिए आपको बता दें कि भारत के संविधान को अंगीकृत जब किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इस पर हस्ताक्षर कब हो गए थे? 26 जनवरी 1950 को। और इसे लागू कब किया गया भाई साहब? लागू इसे किया गया 26 जनवरी 1950 को। लागू कब किया गया? यदि आपसे ये पूछा जाए कि लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी
1950 को इसे लागू किया गया था। चलिए तो चलिए अब हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1949 यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 26 जनवरी 1949 होगा, तो 20 का क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, पृथ्वी की सारी ऊपरी परत कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को जो हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर हम पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं। तो ये जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व में इनकी प्रजातियों की संख्या की तुलना में भारत में इनकी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। विश्व में जो है प्रजातियों की संख्या में किसकी जो है, भारत में इस प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो चलिए आपको बता देते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर स्तनधारी। स्तनधारी का जो है विश्व में जो है इसकी संख्या की तुलना में भारत में जो है स्तनधारी जीवों की संख्या जो है सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, यानी कि ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा भारत में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो चलिए भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम जो है वो क्या है, ये आपको बतानी है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम जो है वो आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट जो है हमारे खगोल शास्त्री थे इंडियन, इसलिए इन्हीं के नाम पर जो है इस उपग्रह का नाम रखा गया है। और ये कब जो 1975 में रखा गया। कब? 1975 में रखा गया। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। शशि थरूर ने यह लिखा है। शशि थरूर क्या लिखा है? शशि थरूर का जो है बुक है वो कौन सा है? शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के लीडर हैं और इन्होंने कौन सा बुक लिखा है ये आपको बतानी है। तो चलिए हम बता देते हैं कि शशि थरूर द्वारा जो है वो लिखा गया है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में द ग्रेट इंडियन नॉवेल यानी कि डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक यदि आप सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल गलत किए हैं। सेशन को एक बार क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों की फ़ायदा के लिए इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन है, यह भारतीय मूल का व्यक्ति अंग्रेजी में कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति है जो अंग्रेजी में कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध है? राजा राव। कौन सा व्यक्ति है भाई साहब? राजा राव ऐसे पोएट हैं जो भारतीय हैं लेकिन बिल्कुल इंग्लिश पोएट के रूप में फेमस है। तो इसका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह स्थान इनके प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल के कारण जाना जाता है। कौन सा यह स्थान है जो इनके प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल के लिए जाना जाता है? तो चलिए आपको बता दें कि ईटॉन जो है ये क्या है भाई साहब? ईटॉन का पब्लिक स्कूल जो है बिल्कुल फेमस है। ईटॉन का पब्लिक स्कूल बिल्कुल फेमस है। तो सी आप सभी बच्चे आंसर करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट आंसर करेंगे। हम 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, बोस ने कहा स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन किया। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? तो चलिए 1943 में ही इन्होंने स्वतंत्र भारत के सरकार की उद्घाटन कर दी थी 21 अक्टूबर 1943 को। और ये कहाँ किए थे भाई साहब? सिंगापुर में। और यहाँ से इन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था और एक बिगुल फूंक दिया था। बिल्कुल अच्छा जो है इनका कार्य रहा था, लेकिन किस प्रकार से ये विलुप्त हो गए ये हमें भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 21वां नंबर क्वेश्चन ये है, इस वर्ष प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस वर्ष जो है सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1901 में। कब दिया गया था? 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले कप इस खेल की ट्रॉफी है। स्टैनले कप जो है वो किस खेल की ट्रॉफी है? तो स्टैनले कप जो दिया जाता है भाई साहब, स्टैनले कप जो होता है
स्टॉनले कप जो होता है वो आइस हॉकी में होता है। किसमें? स्टॉनले कप एक सीरीज है आइस हॉकी का, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। तिरुपति का फेमस मंदिर की बात हो रही है, तो तिरुपति का फेमस मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, तो सी इसका बिल्कुल 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 परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर इस देश का विदेश में जन्मा शासक था। हिटलर किस देश का विदेश में जन्मा हुआ शासक था? विदेश में तो जन्मा हुआ था, लेकिन किस देश में, ये आपको बतानी है। तो हिटलर का जन्म जो हुआ था भाई साहब, वो हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था, तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सत्यजीत रे इस चलचित्र के लिए उनका प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सत्यजीत रे को इस चलचित्र के लिए उनका प्रथम पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला। सत्यजीत रे जो है लेखक थे और इनको पाथेर पांचाली के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा कि ग्रेगर मेडल ग्रेगर मेडल जो है वो क्या थे? तो ग्रेगर मेंडल जो है वो क्या थे, इस पर हम बात आपको बता रहे हैं कि ग्रेगर मेंडल जो थे वो पादरी थे। कौन से थे? पादरी मुल्क के थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है वो कह रहा है कि यह स्थान दलाई लामा का घर है। दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म के गुरु हैं, अनुयायी हैं और बहुत बड़े गुरु भी हैं। तो दलाई लामा का घर कहाँ है? दलाई लामा का घर जो है वो धर्मशाला में है। कहाँ है? धर्मशाला में है दलाई लामा का घर। तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन है 1954 में रोजर बिन्स्टर द्वारा 1 मील तय करने का समय था। रोजर बिन्स्टर जो धावक थे, उनके द्वारा जो है 1 मील दूरी तय करने में कितना समय लगा था? तो इनको जो है समय जो लगा था वो लगा था लगभग 3 घंटा 59 मिनट और 4 सेकंड। कितना लगा था? 3 घंटा 59 मिनट 4 सेकंड। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और अगला नंबर क्वेश्चन है 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन है 1989 में कहाँ से आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी? आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जो है कहाँ से राम रथ यात्रा शुरू की थी 1989 में? तो ये जो शुरू की थी गुजरात से शुरू की थी और गुजरात के ही हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा, गुजरात कहें तो गांधीनगर हो जाएगा। गुजरात कहें तो गांधीनगर हो जाएगा। गुजरात का फेमस जगह है और राजधानी भी है गांधीनगर। तो चलिए बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस रथ यात्रा को जो है लालू यादव ने रोक दिया था। उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव और इन्होंने इस यात्रा को रोक दिया था। और इसलिए रोका क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाला यात्रा था, जैसा कि अभी भी हो रहा है। राम मंदिर हो चाहे हिंदू मुस्लिम करके जो बीजेपी के लोग कुछ कर रहे हैं, सांप्रदायिक तत्व को फैलाते रहते हैं। तो इसी प्रकार का उस समय था, तो जिसे लालू प्रसाद यादव उस समय के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इनकी यात्रा को रोक करके आडवाणी जी को जेल में बंद कर दिया था। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यूएसए में व्यवस्थान OSS इसका पुराना रूप था। OSS जो है यूएसए में स्थापित है और ये जो है किसका पुराना रूप था? किसका पुराना रूप था? तो ये जो था CIA को बदल करके OSS रखा गया था। CIA को बदल करके OSS रखा गया था। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति इसके सदस्य हेतु निर्वाचन के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति इसके सदस्य हेतु निर्वाचन के योग्य होना चाहिए। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आपको बता दें कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर यानी कि राज्यसभा होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन है हेनरी हिमिल्स के नाम पर क्या जाना जाता है? हेनरी हिमिल्स के नाम पर
क्या जाना जाता है? हेनरी हिमल्स के नाम पर जो जाना जाता है, टीका का नाम जो है हेनरी हिमल्स के नाम पर रखा गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जिस क्वेश्चन से हम एक ही क्वेश्चन देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आ सकता है, उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने से क्या होगा, आपके माइंड से वो भी निकल जाएगा। इसलिए हम सिर्फ आंसर बताते चलते हैं वैसे क्वेश्चन का। तो चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन है, यह देश तुलिप पुष्पों के लिए मशहूर है। तुलिप पुष्पों के लिए मशहूर देश की बात करें तो वो कौन है? नीदरलैंड है। तुलिप पुष्पों के लिए मशहूर देश नीदरलैंड। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नीदरलैंड। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2001 में आईपॉड प्रस्तुत किया किस कंपनी ने? तो आईपॉड जो है वो एप्पल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एप्पल। तो चलिए एप्पल एक बहुत ही विख्यात नाम है, इसके बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन जो है, यूरोप में बर्ड फ्लू सबसे पहले कहाँ फैला? बर्ड फ्लू यूरोप में किस देश में सबसे पहले फैला? ये बातें आपको बतानी है। तो जर्मनी में फैला सबसे पहले। यूरोप में यदि पूछा जाए बर्ड फ्लू तो जर्मनी में फैला। तो इसका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव आमाशय में आपको याद रखनी है कि एस्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? एस्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो इसका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 37वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन है, रेस्तरां के मेनू पत्र पर कौन सा वाक्य अक्सर लिखा रहता है? रेस्तरां के मेनू पत्र पर जो है, रेस्टोरेंट के मेनू पत्र जो होता है उस पर कौन सा वाक्य लिखा रहता है, ये आपको बताना है। तो चलिए उस पर अलाका लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अलाका लिखा रहता है। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रेवन नाम है, रेवन जो है किस जीव का नाम है, या फिर नदी का नाम है, पर्वत का नाम है, पक्षी का नाम है, सूअर का नाम है, ये आपको बतानी है। तो रेवन, आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि रेवन नाम जो है वो एक पक्षी का है। रेवन नाम की एक पक्षी आती है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेवन नाम की एक पक्षी आती है, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को नजफगढ़ का नवाब कहते हैं? किस क्रिकेट खिलाड़ी को नजफगढ़ का नवाब कहते हैं? तो नजफगढ़ का नवाब जो है वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। किसको? नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज रह चुके हैं भारत के लिए। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। माइकल शूमेकर इस खेल में एक प्रसिद्ध नाम है। माइकल शूमेकर जो है भाई साहब कार रेसलर है। कौन से हैं? कार रेसलर है माइकल शूमेकर। तो कार रेसिंग में ये जो है एक प्रसिद्ध नाम है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रतीक को कहा गया है। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रतीक को क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है सेरा। क्या कहा गया है? सेरा कहा गया है। तो सेरा कहें तो जी डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सेरा कहें तो डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रतीक को सेरा कहा गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न को राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थान कहा जाता है? तो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थान जो है माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू कहें तो सी बिल्कुल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की बारी है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद अजमत अली खां से जुड़ा संगीत वाद्य कौन सा है? उस्ताद अजमत अली खां से जुड़ा हुआ वाद्य संगीत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलिए आपको बता दें कि अजमत अली खां जो थे, अजमत अली खां सरोद बजाते थे। क्या? सरोद। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सरोद कहें तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि किस शहर में 2009 में जलवायु परिवर्तन पर गोष्ठी आयोजित की गई थी? गोष्ठी आयोजित की गई थी, वो भी जलवायु परिवर्तन पर 2009 में। ये शहर था कोपेनहेगन। कौन सा शहर था? कोपेनहेगन ये शहर था। तो कोपेनहेगन में 2009 में जलवायु परिवर्तन के लिए एक गोष्ठी की आयोजन की गई थी, एक मीटिंग की आयोजन की गई थी। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यायमूर्ति दिनकरन इस देश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे। न्यायमूर्ति दिनकरन किस देश के उच्च न्यायालय के? तो चलिए
आपको बता दें कि इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर देश नहीं हो जाएगा, यहाँ किस प्रदेश, सॉरी पढ़ने में भी हम थोड़ा मिस कर दिए। तो प्रदेश का मतलब क्या होता है, राज्य होता है। तो चलिए तो किस प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे, कौन, दिनकरन। तो दिनकरन जो रहे थे वो रहे थे भाई साहब कर्नाटक के क्या रहे थे भाई साहब, ये न्यायमूर्ति रहे थे उच्च न्यायालय के। तो इसका बिल्कुल हाई कोर्ट का, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न तारीख का संबंध मुंबई आतंकी हमला से। मुंबई आतंकी हमला एक दर्दनाक हमला था और इसका ये जो है किस तारीख को हुआ था ये आपको बताना है। तो 26/11 को, कब, 26/11 को हुआ था। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46वें नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 47वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, यूरोप में इस देश के प्रमुख पर एक मानसिक संतुलन रहित व्यक्ति ने दिसंबर 2009 में हमला कर दिया। यूरोप में इस देश के प्रमुख पर जो है, किस देश के प्रमुख पर, सीधा समझ लीजिए, एक मानसिक संतुलन रहित, जिसका जो है मानसिक संतुलन रहित का मतलब क्या होता है, के बिना, मानसिक संतुलन जिसका जो है खोया हुआ था, उस व्यक्ति ने दिसंबर 2009 में हमला कर दिया। वो व्यक्ति कौन थे, कौन से थे, किस देश के थे, ये आपको बतानी है। तो आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो है ये रोम के थे। कहाँ के थे, रोम के थे। रोम के प्रमुख थे, प्रेसिडेंट थे तो रहे होंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 48वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था। अर्थशास्त्र में प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था। अर्थशास्त्र में प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता जो है उनका नाम था सैमुअल्सन नाम का है। तो ये बिल्कुल आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर आ रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 49वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने जिप्स वाले चरित्र वाली पुस्तकें लिखी। जिप्स वाले चरित्र वाली पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई वुड हाउस के द्वारा। किसके द्वारा, वुड हाउस, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 2009 का शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता। 2009 का शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो चलिए फटाफट से आप सभी बच्चे बताएंगे। 50वें नंबर क्वेश्चन के लिए 1-2 सेकंड का हम समय ले रहे हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, 50वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए। भाई साहब आप सभी बच्चों की तरफ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए। 2009 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो चलिए अब आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आ रहा होगा, तो हम भी आंसर कर रहे हैं। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा 50वें नंबर क्वेश्चन के लिए बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का लाइव क्लास जो बाधित रहा आपका वो इसलिए रहा क्योंकि आज जो है थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। तो नेट प्रॉब्लम के कारण हमने 2 बार क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्लास जो है नेट प्रॉब्लम के कारण स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो कभी कभी होते रहता है। और आप यदि सफलता बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और LGR स्टडी के साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छा तैयारी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए भी कर सकते हैं। ITI के बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामना कि कल जो है उनका एग्ज़ाम अच्छा हो और हो सकेगा तो हम फिर से क्लास ले सकते हैं आज। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। जिस तरह से आप सभी बच्चे की तैयारी हुई है, मेहनत आपका जो हुआ है ये बिल्कुल क्या हो, एक्सेप्टेबल हो गॉड की तरफ से। और बिल्कुल एग्जाम में आप सभी धड़ाधड़ क्वेश्चन का आंसर करते चले, बिल्कुल कूल माइंड से क्लास में एग्जाम हॉल में जाकर के आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास में अंत तक जुड़ने के लिए।